हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था, भारत, आकार और स्थिति। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया था, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और वैसे भी थोड़ा सा बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसकी जो हमने लोकेशन थी या स्थिति थी वो भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, कि जो इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है, आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनके बारे में बात कर चुके थे। हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात कर चुके थे। तो लास्ट वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख ले, ताकि आपको याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। क्योंकि ये बहुत टाइम पहले मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, तो शायद भूल गए होंगे। तो एक बार वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। तो हम बेसिकली इसके बारे में काफ़ी लोकेशन देख चुके थे, लेकिन हमने रीडिंग नहीं करी थी, तो वो रीडिंग ही बाकी था। हमने जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और रीज़न क्या है? हमारे देशांतर। ठीक है, जो आपके लॉन्गिट्यूड है उनकी वजह से क्या है, हमारे जो इनमें टाइम डिफरेंस आता है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जैसे आपका ये हो गया आपके लॉन्गिट्यूड, तो आपका एक छोर पे तो आपको क्या आ रहा है, आपका गुजरात आ रहा है। ठीक है, इस साइड आपका इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता था, हमने देखा था कि जो टाइम है ईस्ट की तरफ क्या है, बढ़ता है, और जो वेस्ट की तरफ घटता है। तो आपका जो गुजरात है वहाँ टाइम लेट होगा, अरुणाचल प्रदेश आपके 2 घंटे आगे होता है। तो इनमें टाइम डिफरेंस होता है। रीज़न क्या है? हमारे ये आपके जो लॉन्गिट्यूड है उनकी वजह से। देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लैटिट्यूड हैं वो हमारे किसको इफेक्ट करते हैं, वो हमारे डे और नाइट को इफेक्ट करेंगे, या दिन और रात उनसे इफेक्टेड होंगे। जैसे मान लो आपका, एक मिनट देखती हूँ, जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ है और ये आपका सन मान लो आप। तो यहाँ जब मैं ये जो सन की रेज पड़ रही है, तो ये आपके जो आपके ये लॉन्गिट्यूड हो गए, तो सन रेज पड़ रही है, तो इन वाले लॉन्गिट्यूड पे पड़ेंगे, तो यहाँ पर पहले डे हो जाएगा। फिर आपका जो रोटेट कैसे करती है आपकी अर्थ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है ना। तो आपके जिस तरह से आपका ये बढ़ रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इस तरह से रोटेट होंगे तो आपके डे और नाइट हो जाएंगे। कि जो जो सूर्य के सामने आपके जो लॉन्गिट्यूड सामने आते जाएंगे, वहाँ आपका डे होता जाएगा, और जो बैक में जाता जाएगा वहाँ नाइट होता जाएगा। तो ये आपका डे और आपके उसको क्या है, इफेक्ट करेगा, डे और नाइट को। या कहें दिन और रात आपके इनकी वजह से होते हैं। वैसे ही लैटिट्यूड जो होते हैं आपकी ऋतु को इफेक्ट करते हैं, या हम कहें क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, ओके, ये सन है, सन की रेज जो पड़ रही है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ वाले लैटिट्यूड पे आपको सन रेज पड़ेंगी, यहाँ और यहाँ नीचे, आपके नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल की तरफ, दोनों पोलों की तरफ आपके क्या है, बहुत कम सन रेज पहुंचेंगी। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है या मौसम है वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा स्नो मिलती है आपको, और यहाँ आपको बहुत हीट रहेगा आपका। तो ये आपके जो हैं आपकी ऋतुओं को इफेक्ट करते हैं, या आपकी जो ऋतुएं हैं या आपका जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो तो हमारे किसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे डे और नाइट, दिन और रात को इफेक्ट कर रहे हैं। और जो आपके लैटिट्यूड है वो आपके मौसम को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये नहीं है बुक में, लेकिन मुझे लगा कि कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वापस से आते हैं। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल टाइम होता है स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर। अब मान लो, अब इतना टाइम डिफरेंस है तो गड़बड़ तो हो जाएगी। जैसे मान लो मैं किसी को टाइम दे रही हूँ कि जैसे मान लो मैंने टाइम दिया है, मैं गुजरात से हूँ और मैं कहूँगी कि मैं कोई बंदा मेरे पास वहाँ से आ रहा है, या मैं अरुणाचल प्रदेश जा रही हूँ कि मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगी,
और मैंने अपने टाइम हिसाब से उसको टाइम बताया है, लेकिन वो अपने टाइम हिसाब से आएगा तो वो 2 घंटे पहले आ जाएगा। तो क्या होगा, मतलब कि भाई तुमने पहले बताना था, इन्फॉर्म करना था, इतना लेट ये वो, किंतु परंतु जो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो टाइम मतलब इन दोनों में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इसकी वजह से हमने क्या किया है, अपनी एक लोकल टाइमलाइन रेखा बना ली है, और वो हमारी कौन सी हमने डिसाइड की थी, वो है 82.5 डिग्री आपकी टाइमलाइन रेखा। ये तो इस 82.5 डिग्री से क्या है, हमने अपना जो टाइम है मेजर करना शुरू कर दिया। और ये हमारे यूपी का जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बीचों वहाँ से होकर के ये आपके यूपी के बीचों बीच में से होके गुजर रही है, ये हमारी टाइमलाइन रेखा। तो ये अंडरलाइन भी कर लेना। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि ये पूरा चैप्टर ही अंडरलाइन के लिए ज़रूरी है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो भारत की मानक यमोत्तर, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री आपकी भारत की क्या है, मानक यमोत्तर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश है हमारे, उनका इफेक्ट जो है आपका उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। एक मिनट जस्ट। भारत तथा विश्व की, भारत में अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में, विश्व में किस तरीके से है, किस तरह से लोकेटेड है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। हमने लोकेशन पहले भी जब हमने मैप डिस्कस किया था तो हमने देख लिया था कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है। आपका इंडिया कहाँ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ लोकेटेड है, आपका उनके मध्य में स्थित है। एक बार फिर देख ले, ये एक मिनट, ये देख लीजिए, एक और था मैप, एक मिनट शुरुआत का मैप देख लीजिए, ये हम मैप डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमारी इंडिया की लोकेशन है, ये देखो आपका। तो ये आपका लोकेशन कहाँ पड़ रही है, हमने जैसे एक काल्पनिक रेखाएं बनाई थी, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। तो भारत की लोकेशन जब हम देखते हैं तो क्या है आपकी, नॉर्थ ईस्ट में हम इंडिया पड़ता है हमारा। तो वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो अक्षांश होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, आपके नॉर्थ की तरफ आएंगे, और जो देशांतर हैं वो हमेशा आपका क्या कहलाएंगे, पूर्वी कहलाएंगे। तो जब भी आप देखोगे कि इतने अक्षांश से लेकर के इतने पूर्वी अक्षांश तक, पूरब से शुरू होकर पूरब पे फिनिश हो रहे हैं आपके इतने, सॉरी देशांतर, और इतने ही अक्षांश से इतने उत्तर से इतने उत्तर तक ही आपके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो या कहें स्प्रेड है या फैलाव है वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। ये अगर हम देखें कि एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है वो एक्चुअल में क्या है, देखो इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे क्यों पड़ा या भारत के नाम पे क्यों पड़ा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या वजह है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो जो इंडिया की लोकेशन है उसकी केंद्रीय स्थिति या सेंट्रल में होने की वजह से इसका नाम हिंद महासागर पड़ा था। देखिए दक्षिण का पठार और हिंद महासागर में शीर्ष वृत्त पर फैला हुआ है, मतलब इंडिया, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। कौन, इंडिया।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, जैसी मतलब स्थिति या लोकेशन भारत की है वैसे किसी और देश की नहीं है हिंद महासागर में। इस वजह से इस महासागर का नाम भी क्या कर दिया गया था या नामकरण हो गया था हिंद महासागर। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम उसके नाम पे रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर देखा करिए। जो भी बॉक्स होते हैं, मैं कहती हूँ हमेशा कि बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही काम की होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर क्या है कम हो गई। स्वेज नहर के खुलने से, नहर के थ्रू जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो उससे क्या है जो भारत और यूरोप महाद्वीप के बीच जो दूरी थी वो क्या है कम हो गई, मतलब एक शॉर्टकट बन गया था एक तरह से। ये आपको एक विश्व के 7 जो बड़े देश हैं उनका एक वो दे रखा है, आपको डाटा दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ये इंडिया का मैप है। इसमें आप देखोगे, आप अपनी बुक में ध्यान से देख पाओगे क्योंकि यहाँ मैं एक साथ पूरा मैप नहीं शो कर सकती। ये आपका यहाँ इस पे आपकी ये तो आपकी हो गई यमोत्तर रेखा आपकी, ठीक है। ये आपकी लंबाई चौड़ाई दिखा रखी है कि इंडिया की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। ये हम सारा कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिखा रखा है, बिजनेस दिखा रखा है कि इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार वो किस तरह से फैला हुआ है, व्यापार किस तरह से, कौन से देश से किस तरह से कनेक्टेड है, कौन से वे के साथ, एयर वे, आपका जो आपका रोड वे, मतलब ये इस तरीके के जो वे हैं, रास्ते हैं, वो दिखा रखे थे वहाँ पे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था कि जो भारत है उसका विश्व के देशों के साथ जो रिलेशन है उसका मतलब बहुत युगों पुराना, जैसा नहीं है कि आज ही बस शुरू हो गया और आज ही हम कुछ टाइम पहले ही हमने बिजनेस करना शुरू किया। हम जब पढ़ते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, भारतीय सभ्यता पढ़ते हैं, तो उससे पहले भी देखते हैं कि अदर देशों की कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मिली है, हमारी यहाँ विदेशों में मिली है, जिससे क्या मतलब हमें क्या जानकारी मिलती है, यही कि हमारा बिजनेस उनसे पहले से सदियों से चला आ रहा है, मतलब बहुत युगों पुराना है, जरूरी आज ही नहीं है। हालांकि सड़क के थ्रू होता था या जलमार्ग जो भी है उसके थ्रू किया जाता था ये बिजनेस। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से होकर के यात्री प्राचीन काल में भारत आए, कि मतलब जो पर्वत के जो उत्तरी दर्रे थे उन दर्रों से होकर के यात्री, जो प्राचीन यात्री हैं वो मतलब प्राचीन काल में क्या है भारत आए। और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, मतलब लोगों को ये जो आपका रास्ता है या हम कहें समुद्री मार्ग उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। लोग दर्रों के थ्रू या रोड के थ्रू, रोडवे के थ्रू और उस तरह से मतलब पैदल पैदल या यात्राएं करते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। देखो, अब जब आप कहीं जा रहे हो, जैसे मान लो आप घूमने से रिलेटेड ही ले लो, जैसे आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो क्या वहाँ पर क्या चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, वहाँ का कल्चर और ये सारी चीज़ें। तो कुछ अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप उसको एक्सेप्ट करके आओगे। यहाँ से अगर आप जाओगे तो जो लोग आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे या रहेंगे तो वो आपकी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो अगर दूसरे देश जा रहे हो तो कुछ चीज़ें वहाँ पर आप छोड़ के आ रहे हो, कुछ चीज़ें आप ले करके आ रहे हो। तो इन मार्गों से जो प्राचीन समय में हमारे सिर्फ चीज़ों का ही आदान प्रदान नहीं हुआ, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, उनका भी आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, मतलब अच्छा संपर्क रहा है। और इसी समय जो उपनिषदों के इसी टाइम जब इनके रिलेशन बन रहे थे, उसी टाइम उपनिषदों के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, रामायण हैं तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचा सके। कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा था कि जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ है, दशमलव प्रणाली, ये सारी चीज़ें इंडिया में हुई थी और ये इंडिया से दूसरे देशों में कैसे गई। ऐसा तो है नहीं कि आज आविष्कार पता कर लिया और कल मतलब अमेरिका को पता चल गया या
चीन को पता चल गया, जापान को पता चल गया और हो गया। जैसे उनके साथ मतलब जो रिलेशन जो थे हमारे पड़ोसी देशों के साथ, तो हम जब आना जाना शुरू करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ कुछ चीज़ें, कहानियाँ, जो अच्छी चीज़ें, तो हमारे थॉट्स वो भी जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे विचारों का, रामायण का, पंचतंत्र की कहानी, इन सब का क्या है, आदान प्रदान हुआ। मसाले, अब देखो काफ़ी चीज़ें तो इंडिया की ऑलरेडी फेमस थी। जब भी 8th क्लास में भी पढ़ा था हमने, बिजनेस जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ क्यों आए थे, यूरोपियन जो कंपनियाँ थी वो यहाँ किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। और व्यापार में भी क्या, कपड़ा और मसाले सबसे वर्ल्ड फेमस थे, तो इन्हीं की वजह से वो लोग बिजनेस के लिए आए थे यहाँ पर। मसाले, मलमल आदि कपड़ों के साथ कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। कि मतलब इंडिया से, जैसे आपके मसाले हो गए, आपके कपड़े हो गए, ये इंडिया से लेकर के खरीदते थे और दूसरे देशों में बेचते थे। तो ये भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारे, गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। और इसके उलट ही, मतलब इसके विपरीत अगर हम देखें कि यूनानी कल्चर हमारे यहाँ आया, मतलब वहाँ पर लोगों को देखा कि यूनान में जो स्थापत्य कला है बहुत अच्छी है, तो उस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आके बनवाया, उस तरीके की चीज़ें करवाई। पश्चिमी एशिया की कुछ जो वास्तुकला है, उनके प्रतीक हमारे यहाँ पे जैसे मीनारें बनी हुई हैं, ऊंची ऊंची गुम्बदें बनी हुई हैं, तो ये उन देशों के हमारे यहाँ क्या है, उन देशों की देन है, और उनकी वजह से हमने ये क्या है, या उनकी देख के इनको हमने बनाया है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब पता क्या चल रहा है, इन सारी देशों से ये पता चल रहा है कि जो हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी है, हमारी कुछ चीज़ें वहाँ पे भी गई हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, विदेशों के साथ आपका जो रिलेशन है इंडिया का, या किस तरह से उनके रिश्ते बने हुए हैं, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देख चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश, कि हम भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनको बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इंडिया का मैप है उसमें सारा कुछ दे रखा है इसमें, हालांकि हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कि हम दक्षिणी एशिया की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट स्थान है इंडिया का। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका नया डाटा ही है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपका नया डाटे के थ्रू ही दे रखा है, क्योंकि हमारी जो NCERT है वो अपडेटेड है। तो इसमें जो आपको ये डाटा दे रखा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये न्यू डाटा ही है आपका। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैम ये मतलब पहले तो इतने थे उतने थे, तो ये आपके न्यू डाटा के हिसाब से ही आपका दे रखा है। भारत की भूमि की सीमाएं जो उत्तर पश्चिम में, अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो पाकिस्तान से लगती हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लग रही हैं। और उत्तर में जब हम देखते हैं तो तिब्बत मतलब हो गया हमारा चीन, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार के व बांग्लादेश के साथ हमारी क्या है, बॉर्डर लाइन लगती है, या हम कहें पड़ोसी देश है ये हमारे। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांतीय और एक रियासती। मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब की बात की जा रही है, तो वहाँ उस टाइम पे 2 टाइप के स्टेट थे, एक तो प्रांतीय और एक रियासती। वायसराय द्वारा नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो प्रांतों पर शासन करते थे। कि मतलब ये जो रियासती थे तो वो तो जो पहले के वहाँ के राजा महाराजा थे उनकी रियासतें होती थी, लेकिन जो प्रांतीय राज्य थे उन पर किनका कंट्रोल था, जो वायसराय होता था वो नियुक्त करता था कोई अंग्रेज अधिकारी, उसका इस पर शासन होता था। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकर्ता के आधार पर या अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता को मान करके स्वायत्ता में किया जाता था। मतलब लोग इन रियासतों पर शासन तो करते थे, लेकिन किनके कंट्रोल में रह करके, ब्रिटिशर्स के या जो वायसराय है उसके कंट्रोल में रह के। देखो ये इंडिया का मैप है, आपका अपडेटेड मैप है, तो बच्चों इसको आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पर हम जब बात करते थे नॉर्थ वेस्ट की, जब हम बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट की, तो हमने कहा था कि हमारे 2 कंट्री इधर हैं हमारे पड़ोसी देशों में। ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है।
वापस से आते हैं। जब हमने बात की थी कि आपका जो ईस्ट की तरफ हमने देखा था, चीन हो गया, नेपाल हो गया, आपका तिब्बत जो यही इसी का हिस्सा है, भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, इधर हमने ये सारा देख लिए थे। ये हमारे पड़ोसी देश थे ईस्ट की तरफ। इधर तो आपने देखा इंडिया का ही पार्ट है, जो हमारे यहाँ पर आपकी जो यहाँ आपके द्वीप हो गए, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गए, ये सारे हमारे। तो ये इंडिया के मैप को बच्चों ध्यान से देख लेना। ये आपका अपडेटेड मैप है। इसमें सारे स्टेट दे रखे हैं, आपके यूनियन टेरिटरी दे रखे हैं, सब कुछ इसमें आपका दे रखा है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अच्छा हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं था, सॉरी बच्चों, मेरा ध्यान में एकदम स्किप हो गया। तो यहाँ आपका ये श्रीलंका हो गया पड़ोसी देश दक्षिण की तरफ, मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था। हाँ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं। मतलब ये जो नेशन है या देश हैं वो द्वीप समूह वाले हैं आपके। तो श्रीलंका और मालदीव हो गए। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्रीय रास्ता है, इसको याद जरूर रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप में भी पूछ लिया जाता है, 1 लाइनर के क्वेश्चन आंसरों में भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो आपकी जो है उसको क्या कहते हैं, तो पाक जल संधि कहा जाता है। और ये मन्नार की खाड़ी है, ये जो खाड़ी है, और मन्नार मालदीव जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है आपका। और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक अच्छे संबंध रहे, अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखता है। तो ये हमने देख लिया था कि ये इस तरह के इंडिया का देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया कैसे अलग दिखता है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्कूल भुवन की जगह भवन उन्नति एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए होता है ये, और मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधारित पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है, और ये माध्यमिक भुवन ही है। ये माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को क्या है दिखाते हैं। ये यहाँ आपको लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पे जाकर के मानचित्र देख सकते हैं या मैप दे सकते हैं। ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। तो अगले जो वीडियो है उसमें हम इसका जो भी मैप थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एक नए चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ।